अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सारी तवक्कुआत, तज्ज़ियों और ख़बरों के बरक्स निगरान वज़ीर आज़म का नाम आज सामने आया है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान सेटअप के सरबराह होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का नाम उधर अनाउंस हुआ, उधर सदर मुमलिकत ने उनके नाम की समरी पर दस्तखत भी कर दिए। उधर जब दस्तखत हो रहे थे एंड उसी वक्त उन्हें मुबारकबादों के साथ वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दिया गया। अनवारुल हक काकड़ ने अपने पहले बयान में इस अज़्म का इजहार किया है कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसे अवाम और पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में निभाऊंगा। अब आते हैं इनकी जिम्मेदारियों की तरफ। तो सबसे पहले अपने साथियों को चुनते हुए, काबीना बनाते हुए ज़ाहिर है बहुत एहतियात बरतना होगी, क्योंकि जिस वक्त वो अपनी काबीना बना रहे होंगे उस वक्त सियासी पार्टियां जो हैं ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ाहिर पॉइंट्स की तलाश में भी होंगी। अगला चैलेंज निगरान वज़ीर आज़म के कंधों पर ऐसे मुश्किल इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी होगी जिसके अभी बर वक्त होने से लेकर नताइज तक सियासी तनाज़ात ही तनाज़ात नज़र आते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ये ज़िम्मेदारी और भी चैलेंजिंग हो जाती है। वज़ीर आज़म की अवलीन ज़िम्मेदारी तो बर वक्त और शफाफ इंतखाबात करवाना है, लेकिन मौजूदा दौर में जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसका जो हाल है, ऐसे में जानिबदारी का इल्ज़ाम सर पर ना लेना ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। साथ इन मराहिल में इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करवाना भी इनकी तरजीहात में शामिल होगा। इसके साथ साथ मुल्क में जो मुआशी बदहाली अपने उरूज पर है, लिहाजा मुआशी फ़ैसले करने में उसमें भी एहतियात की ज़रूरत होगी, जिसके लिए उनके इख्तियारात में पहले ही इजाफ़ा किया जा चुका है। यानी उन्हें बज़ाहिर IMF के साथ डील करना और उन्हें राज़ी रखना, ये भी बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी आवाम को महंगाई में रिलीफ देने से भी निगरान हुकूमत को जांचा जाएगा कि उनकी कारकर्दगी पिछली हुकूमत जैसी रहती है या कोई फ़र्क पड़ता है। एक और बड़ा चैलेंज वो होगा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देने का, क्योंकि PDM के हुकूमती इत्तेहाद ने जिस अंदाज़ में इमरान खान पर मुकदमात की भरमार किए रखी है, बज़ाहिर ये लगता है कि सब उन्हें आइंदा इलेक्शन से आउट करने के लिए किया जा रहा है। फिर ऐसे भी सवाल पैदा होता है कि क्या निगरान सेटअप में PTI की मुश्किलात में कोई कमी आ पाएगी। अगरचे इनका नाम पहले पीपल्स पार्टी के हलकों से सामने आया, ना ही मुस्लिम लीग नवाज़ ने ऐसा कोई जिक्र किया था। जितने नाम मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे, काकड़ साहब का नाम उसमें बिल्कुल डिस्कस नहीं हो रहा था। बज़ाहिर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर भी इस नाम से बेखबरी ज़ाहिर करते रहे, लेकिन नए वज़ीर आज़म के ताल्लुकात के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनके मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट में भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। सियासत में रहते हुए एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत के तौर पर वो जाने जाते हैं। ताकि ये बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी अनवारुल हक काकड़ के अच्छे टर्म्स हैं, इसीलिए शाह महमूद कुरैशी ने उनकी नामजदगी का खैर मकदम किया है और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इनकी नामजदगी पर तहरीक इंसाफ से कोई मुशावरत नहीं की गई और बज़ाहिर PDM की बड़ी जमातों की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर ने भी नए वज़ीर आज़म की नामजदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो तहरीक इंसाफ के जेलों में कैद हज़ारों सियासी कैदियों का नोटिस लेंगे और तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। नाजरीन, बज़ाहिर तो निगरान सेटअप की मुद्दत 90 रोज़ के लिए है, लेकिन अभी जो हालात हैं, नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद अभी इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का प्रोसेस शुरू करना है, तो ऐसे में उनका टेन्योर ज़ाहिर है बढ़ जाएगा, नज़र भी आ रहा है, जिस पर एतराज़ात भी आने का इम्कान है। अब देखना है कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। तारड़ साहब, हैरानगी हुई जब आज अनवारुल हक काकड़ साहब का एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नाम सामने आया। ये सिर्फ हैरानगी हम लोगों के लिए थी, आप लोगों के लिए भी थी? नहीं, देखिए, हमारे लिए तो हैरानगी नहीं थी, मगर जिनके लिए भी थी हैरानगी, ये खुशगवार हैरानगी थी, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब एक बड़े पढ़े लिखे और बड़े ही एक इंटेलेक्चुअल हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं। और आपको पता है कि उन्होंने अपने करियर का आगाज सहाफत के पेशे से किया और वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो बतौर सहाफ़ी जिस शख्स ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हों, वो आज़ादी इज़हार राय के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम करना खूब जानता है। और दूसरी बात ये कि वो बाप पार्टी के हम जैसे सहाफ़ी फिर इन्हीं से उम्मीदें रखें कि सहाफ़ियों की तकलीफ़ों को एक सहाफ़ी समझ सकता है। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि
पहले जो गवर्नमेंट आई उन्होंने बहुत सारे सहाफियों को उनसे रोजगार छीना, बहुत सारे चैनल बंद किए, बड़ी आर्म ट्विस्टिंग हुई। खैर हमने तो फिर कोशिश की कि उस चीज को बेहतर करें, बट कतई नजर इस बात से बगैर इस डिबेट में जाए हुए काकड़ साहब ने, इस डिबेट में ना ही जाया जाए तो बेहतर है। चैनल आपके दौर में भी बिल्कुल बेहतर है, बंद हुआ, बिल्कुल वो बंद हुआ होगा, खुला भी होगा, मगर जो इस चीज की शुरुआत हुई बदतरीन दौर जिसमें सहाफियों को गोलियां भी मारी गई, डिसअपीयरेंसेस भी हुई, बात यह है कि वो एक स्याह तरीन दौर था। और आज जो लोग अपने आप को ज़ेरे अताब समझते हैं तब वो इन बातों पर खुश होते थे। तो काश के इस पे उस वक्त एक ही लाहे अमल अपनाया जाता और ये काम उस वक्त ना किया जाता 2018 के बाद जो हुआ। बहरहाल काकड़ साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो हमारे मुखालफीन के भी एलाए रहे हैं, हमारे भी एलाए रहे हैं, और एक नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं। सब लोगों के साथ एक उनका अच्छा ताल्लुक है। मैं अभी शाम महमूद कुरैशी साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी इस मूव को, और सबसे बड़ी बात, जिस सूबे को कहा जाता है कि महरूमियत है वहां पर बहुत ज्यादा, उस सूबे को इतना बड़ा ओहदा देकर ये एक बड़ा जबरदस्त काम किया गया। एब्सोल्युटली जी, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के सूबे को ये नुमाइंदगी मिलना एक एजाज की बात भी है, और उनकी महरूमियाँ, उनके मसाइल, उसमें कोई शक नहीं कि इजाफा हुआ है। हाँ। तो ये एक अच्छा मैसेज उस हवाले से भी जाएगा कि एक ऐसी शख्सियत का हामिल शख्स, उसके ऊपर से वो बलूचिस्तान के सूबे से ताल्लुक रखते हों, और फिर तमाम सियासी जो पार्टीज हैं उनको वो काबिल कबूल हो, और कोई भी शख्स इस वक्त कोई उन पर तनकीदी बात नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव इंप्रेशन अभी तक नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेंगे और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से एक अच्छा न्यूट्रल इमेज आगे लेकर चलेंगे। ये नाम आप लोगों की तरफ से दिया गया था, ये प्योरली राजा रियाज की तरफ? वो कह तो रहे हैं कि मैंने नाम दिया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नाम आया कहीं से है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। देखिए, नाम मैं समझता हूँ कंसेंसस कैंडिडेट हैं, राजा साहब ने प्रपोज किया, हमने माना, मगर ये तासुर भी गलत है कि जी पता नहीं नाम कहाँ से आया, क्यों आया। देखिए, अगर जिस तरफ इशारा बहुत सारे हमारे जहीद एंकर साहबान कर रहे हैं, ये जरूर ज़हन में रखें कि जब भी काकड़ साहब ने बात की है, उनका कभी भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं रहा। उनका कभी भी, जब भी वो तकरीर करते हैं, अपने इलाके के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो वो गुफ्तगू हमेशा इंसानी हकूक से लिंक होती है, अपने इलाके की बाप पार्टी की तख्लीक जैसे हुई, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो वो तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज है। देखिए, बाप पार्टी बहुत सारे मराहिल से गुजरी है, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो जो 2018 में एक रजीम थी उस हवाले से उनका एक तख्लीक के हवाले से मामला नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट डिसलॉज हुई थी बलूचिस्तान में, सनाउल्लाह ज़हरी साहब को हटाया गया था, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता, मगर ओवर टाइम अगर आप देखें, काकड़ साहब की शख्सियत को देखें, तो उन्होंने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, नेशनल इश्यूज पे बात करके, रीजनल इश्यूज पे बात करके, अपने सूबे के मसाइल के हवाले से बात करके, और इंसानी हकूक पे बात करके। तो वो आप ये टैग उन पे नहीं रख सकता कि वो कोई ब्रांडेड आदमी है कहीं से आए हुए। ये बैलेंस्ड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और एक न्यूट्रल आदमी है। ये जरूर तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो उनकी कैबिनेट होगी, आप समझते हैं वो भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड होगी, बैलेंस्ड होगी, जिस तरह आप काकड़ साहब पर कोई भी नहीं उंगली उठा रहा है, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल उनकी पर्सनालिटी नहीं है, ये भी ऐसे ही होगा उनकी कैबिनेट? मैं बतौर एक सियासी वर्कर की ये समझता हूँ, और मैं एक ऐसा सियासी वर्कर हूँ जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, जिसने तहरीकों में भी हिस्सा लिया है, और सड़कों पे भी टाइम गुजारा है, एहतजाज भी किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इस काबीना में नहीं होना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग आए वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, वो जिस मर्जी को लाएं, मगर सियासी वाबस्तगी रखने वाला शख्स, खा वो हमारी पार्टी से हो, वो किसी और पार्टी से हो, उनको केयर टेकर कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमारी इत्तलात के मुताबिक अमेरिका से एक शख्सियत आ चुकी है, निगरान कैबिनेट में हल्फ उठाने के लिए उनको कोई ओहदा दिया जा रहा है। मैं नाम भी ले लूँ, ताहिर जावेद साहब, सुना है वो भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। तो जिससे ये तासुर मिलता है कि जो कैबिनेट बनने जा रही है वो नॉन पॉलिटिकल होगी, ये तासुर मिलता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहां मर्जी से कोई आया हो,
क्योंकि इस तरह तो बहुत सारे ममालिक से पिछली जो कैबिनेट थी खास साहब की, उसमें भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े ममालिक से आए हुए थे, और हालांकि वो एक पॉलिटिकल कैबिनेट थी, मगर अभी तक जो उम्मीद है, जो तासर मिल रहा है, वो यही मिल रहा है कि ये बगैर सियासी वाबस्तगियों के एक न्यूट्रल और एक इंटेलेक्चुअल्स पे बेस्ड और एक जो अपने अपने पेशे में जो कोई एक स्किल रखते हों, एक उनका कोई ना कोई एक स्किल सेट हो या वो माहिर हो किसी फील्ड के, वही लोग आएंगे और एक अच्छा तासर उससे जाएगा। अभी तक तो मेरे पास जो इतलात हैं वो इसी तरह की इतलात हैं। तो डार साहब वजीर खजाना नहीं बन रहे हैं, वजीर आजम निगरान क्या वजीर आजम तो बन नहीं सके, जाहिर है वो एक उनकी जानिबदारी पर वो एक सवाल उठने थे, एतराज़ात भी उठने थे, लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग की कोशिश है, नवाज शरीफ साहब की खासकर ये कोशिश है कि चलें निगरान वजीर आजम नहीं तो निगरान वजीर खजाना ज़रूर बनना चाहिए डार साहब को। देखिए ये बिल्कुल चहमगोइयाँ और ये एक अफवाहें गर्दे ज़रूर कर रही हैं, मगर अभी तक मेरे पास ऐसी ना कोई इतला है, ना मेरे कोई पास ऐसी कोई ऐसी मीटिंग में मैं शरीक हुआ जहां पे ये बात हुई हो। ऐसा अभी तक मेरे इल्म में कम अज कम ऐसी बात नहीं है। किसी और पार्टी रहनुमा के पास इस पे कोई मालूमात हो उसका मैं कह कुछ नहीं सकता, मगर अभी तक मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक एक न्यूट्रल केयरटेकर कैबिनेट होगी जिसका किसी भी सियासी जमात और नॉन पॉलिटिकल होगी, नॉन पॉलिटिकल होगी, आपकी इत्तलात हैं? एक टेक्नोक्रेटिक, हाँ जी इत्तलात है। हालांकि काकड़ साहब नॉन पॉलिटिकल नहीं हैं, मगर वो कोई पॉलिटिकली उस तरह अफिलिएटेड भी स्ट्रांगली नहीं है और उनकी पर्सनैलिटी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, वो सबको काबिल कबूल भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाकी काबीना भी इंशाल्लाह जिस तरह काकड़ साहब पे हैरानगी हुई है, अल्लाह करे बाकियों पे भी आपको ऐसी ही खुशगवार हैरानगी हो। नवाज शरीफ की वापसी अब किस चीज़ से मशरूत है? कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी अब ठहर गई है, अब मज़ीद चीज़ें और ज़्यादा उलझन का शिकार हो गई हैं। बड़ी उम्मीद थी कि वो आकर जो है वो केसेस उनके वो अपने हैंडल कर पाएंगे, कैंपेन भी करेंगे और इलेक्शंस में हिस्सा भी ले सकेंगे, तो मामलात कुछ सुस्त हो गए हैं, रुक गए हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। तारड़ साहब कतल नहीं शादिया साहबा, देखिए बात बड़ी सिंपल है कि 3 एक्ट्स आए थे। एक आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस की तश्कील के हवाले से 3 रुकनी कमेटी का एक कानून बनाया गया था। एक राइट ऑफ अपील दिया गया था और वो राइट ऑफ अपील के हवाले से कुछ हुकूक दिए गए थे। एक वो था जो मादे वजूद में आने से पहले ही उसको कुलअदम नहीं करार दिया गया, उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया वक्ती तौर पे। एक आया था रिव्यू ऑफ जजमेंट्स जो कल कुलअदम करार दिया गया है। हाँ। उसमें एक नए रिव्यू का राइट था कि जजेस नए हो, लार्जर बेंच हो, वकील आप नया कर सकते हैं, नया रिव्यू फाइल कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब का रिव्यू रिजेक्ट हुआ था, ख्वाजा हारिस साहब पनामा का रिव्यू में गए थे बट वो रिजेक्ट हो गया। अब यह नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग है। अब जो उनकी ताहियात नाअहली है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत ताहियात नाअहली किसी भी शख्स की, नवाज शरीफ साहब हो, जहांगीर तरीन साहब हो या इमरान नियाजी साहब हो, वो 5 साल की नाअहली में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के 5 साल 2017 से 23 तक पूरे हो चुके, तो इसलिए कल के फैसले का मियां नवाज शरीफ के किसी भी केस पर कोई असर नहीं। तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट इसको कोई एप्लीकेशन ले जाए और सुप्रीम कोर्ट इसे भी कलअदम करार दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था ताहियात पाबंदी का। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट। एक और बात है, जी देखिए उनकी ताहियात नाअहली हुई किस वजह से? वो इस वजह से हुई कि 2 केस हैं उनपे, एवनफील्ड और अल अजीजिया। वो दोनों केसेस की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने अपील तो वहां दायर करनी है और अपील वहीं पे आर्ग्यू होनी है जिस केस में मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाइज्जत बरी हुई। उनपे मावनत और इयानत का इल्जाम था। हाँ। जज साहिबान ने देखा कि उनका किस जुर्म की मावनत और इयानत का इल्जाम है, आया वो जुर्म साबित भी होता है कि नहीं, ताकि मावनत और इयानत का सवाल आता है कि नहीं, इस बात का फैसला किया जाए। तो वो फैसला हो गया। तो वो जब आएंगे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 अपीलें दायर करेंगे तो वो उनका एक राइट मौजूद है। और अगर वो वहां पे अल अजीजिया में तो ऑलरेडी ही नवाज शरीफ साहब तो कन्विक्टेड है ना, वो उसी में तो सजा काट रहे थे जब वो गए थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसकी अपील दायर की गई है ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दोनों केसेस की। अगर उनकी अपील दोनों इंशाल्लाह एक्सेप्ट होती है तो फिर नाअहली का सवाल तो पैदा ही नहीं होता।
और वो जो कानून में तरमीम की गई थी 5 साल वाली, वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिशियंस के लिए है। अब ये देखने वाली बात है कि कोई सियासी जमात क्या चाहेगी कि उस 5 साल की नाअहली को दाहियात नाअहली में कन्वर्ट कर दिया जाए, और वो 5 साल तो पूरे हो चुके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अब मजीद कोई गुंजाइश है, और कोई किसी केस का कोई अब ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से, उसका एक टाइम तय है, और मेरा ख्याल है कि अगले महीने 1.5 महीने के अंदर वो पाकिस्तान होंगे। ठीक है, वो जब वापस आएंगे, अपील तो उनकी लगी हुई है ना अल-अज़ीज़िया में, लेकिन आप नहीं समझते कि जब वो वापस आएंगे उन्हें डायरेक्ट जेल जाना पड़ेगा? ज़ाहिर है वो कन्विक्टेड थे, सजा याफ्ता हैं, वो जेल से ही अस्पताल से लंदन गए थे, तो पहले तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा आके। देखिए, ये अब देखने वाली बात ये है कि एक प्रोटेक्टिव बेल का भी कॉन्सेप्ट है, मगर अभी तक कानूनी टीम ने कोई इस पर राय कायम नहीं की कि वो वापस आएंगे, उसका क्या मोड होगा, कहाँ अप्लाई करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा। ये अभी बहुत कबल वक्त है, जब वक्त नज़दीक आएगा तो आपसे इंशाल्लाह ज़रूर हिकमत अमली शेयर की जाएगी, मगर अभी ये फैसला नहीं हो सका कि उनके वापस आने का जो तरीक़ेकार है लीगली, वो क्या रास्ता अडॉप्ट करना है। लेकिन इलेक्शन कैंपेन, ये बात तय है क्योंकि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि सितंबर में आएंगे और अगली इलेक्शन कैंपेन नवाज शरीफ साहब ही चलाएंगे। ये तय है क्योंकि बड़ी डेट्स हम पिछले 2-3 सालों से सुन रहे हैं, आज आए कल आए, आज आए कल आए। तो क्या अब ये फाइनली तय है कि वो सितंबर में ही आ रहे हैं? देखिए, सितंबर के आसपास की ही टाइमलाइन होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो सितंबर में आएंगी। और देखिए, पनामा जो है वो आपके सामने है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था, और उसके बाद जिस तरह वो पैरवी की गई, केसेस में कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिस पे कोई ऐसी सजा दी जाती। अरशद मलिक वाला मामला आपके सामने है, बाकी मामला आपके सामने हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि उन्हें इलेक्शन कैंपेन हर हाल में लीड करनी है, वो आएंगे। तारड़ साहब, हम तो ये भी समझते हैं कि जिस तरह 400 लोगों के तोशाखाना में 399 लोगों को साइड पे करके सिर्फ एक नवाज शरीफ का ट्रायल किया गया, इस तरह तोशाखाना में भी बहुत से लोगों को साइड पे करके इमरान खान का ट्रायल किया गया। आपकी जमात के सीनियर लीडर शायद खाकान अब्बासी साहब भी ये बात कह चुके हैं कि अगर तोशाखाना में वो कहते हैं कि अगर इसी तोशाखाना के जुर्म में पकड़ना है, फिर तो हम सबको अंदर होना चाहिए, फिर तो हम सब जुर्म में शरीक हैं। ये देखे ना, ये तो प्रोपेगेंडा है जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम कर रही है। और नहीं, मैंने खुद सुना है अब्बासी साहब को। मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, ये जरूर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। प्रॉब्लम क्या है, कितने ऐसे लीडरान या हुक्मरान हैं जिन्होंने तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेचे, ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद उसके पैसे रख लिए। यानी देखें, आपको मुझे कोई तोहफा मिलता है ना, मुझे कोई भी तोहफा मिलता है, खाना काबा का मॉडल है, कोई घड़ी है, जिस शख्स ने दी, किसी मुमलिकत का सरबराह है, किसी दोस्त मुल्क का वो सदर वजीर आजम बादशाह है या वली अहद है, मैं तोशाखाना से क्यों लूंगा? इसलिए लूंगा कि एक यादगार के तौर पे उसको रखूं कि ये फलां मुल्क के फलां लीडर ने मुझे दिया था। जो कारोबार मुशर्रा साहिबा करती थी गोगी के साथ मिलके, वो कारोबार बिल्कुल मुख्तलिफ था शादिया साहिबा। और मैं ये आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं कि ब्लैक मार्केट में चीजों को बेच के इनके पैसे खाए जाते थे। नहीं, बेचना जुर्म, गिरी हुई हरकत बेचने के जुर्म में सजा नहीं मिली, बेच के पैसे सजा तो मिली कि आपने छुपाया, बेच दिया आपने, इट्स योर राइट। नहीं, आपने शायद ईसीपी का ओरिजिनल ऑर्डर नहीं पढ़ा। इसके 2 हिस्से केस के, मैं तो पैरवी करता रहा हूं ना। आप पहले तो इस बात को जरूर माने ना कि ये बेचना एक गलत बात है। इस्लामी उम्मा का लीडर, रियासत मदीना का दावेदार, घड़ियां, हीरे, जवाहरात, नेकलेस, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, अंगूठियां बेच रहा है। एक प्रॉपर्टी टाइकून को कह रहा है कि 5 कैरेट की अंगूठी चाहिए मेरी बीवी को। देखें, लेट्स फेस द ट्रूथ। अब जब ईसीपी ने इनको डिस्क्वालीफाई किया, जिस केस में स्पीकर ने रेफरेंस भेजा, हम मुद्दई थे, क्या कहा उसमें? उन्होंने कहा नॉन डेक्लेरेशन है नंबर 1, कि ये डिक्लेयर नहीं की है। नंबर 2, जो तहाइफ बेचे गए हैं उनसे जो रकम हासिल हुई है, और अली जफर साहब ने ये माना कि तहाइफ बेचे गए हैं, वो बैंक अल-फलाह के अकाउंट में रकम गई है, वो रकम उन तहाइफ की ओरिजिनल कीमत से मुताबिकत नहीं रखती। जब पूछा गया कि आपने तहाइफ बेचे, आपने उसकी रकम जो हासिल हुई फरोख्त से, वो कहां जमा कराई? बैंक अल-फलाह के अकाउंट में कराई। वो रकम कितनी है? वो रकम इतनी है। तो जो क्रिमिनल केस चला,
उस केस की बुनियाद पे, उस ईसीपी के फैसले की बुनियाद पे उसमें जरूर सजा इस बात पे दी गई कि आपने डिक्लेयर नहीं किए, मगर उसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र है। अब कौन सी करप्शन है, कौन सी करप्ट प्रैक्टिस है, वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में और फैसले में बात आ चुकी कि आपने बेचे और आपने उसकी कीमत जो है वो कम शो करके अकाउंट में पैसे कम जमा कराएं। ये केस का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आज पिलडैट की रिपोर्ट आई है कि तहलील होने वाली जो कौमी असम्बली है इसने जमहूरियत को कमज़ोर किया। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी आखिरी दिन असम्बली में खड़े होकर कहा कि ये हमारी बदतरीन हमारा ये दौर था, ये जो कौमी असम्बली का दौर था, हम आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाए सिवाय उनको महंगाई देने के, तकलीफ देने के। क्या आप लोगों को भी इस बात का अदराक है? 2018 में ना हम एक हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे। महंगाई 4% थी, ग्रोथ 5.8% थी। फिर एक करप्ट टोला आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काली एनके पहनी, उन्होंने टिकटॉक्स बनाए, जरूर बनाए, मैं भी बनाता हूँ। शाम को बैठ के तर्जुमानों के इजलास किए, घड़ियां ली, घड़ियां बेची, इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दी, कहा खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। 3 मुजरा खजाना चेंज किए, 2 पीपल्स पार्टी के साबिक मुजरा खजाना लगाए आकर। तो वो कहते थे कि मैं टीवी ऑन करता हूं तो डॉलर की रेट का मुझे या टीवी से पता लगता है या बीवी से पता लगता है। अब मुझे ये बताइए कि एक यूनिट लगाई, हम तो चले 16,000 मेगावाट बिजली देके गए थे। 2013 में जब हम आए थे तो 12-12 घंटे लोड शेडिंग थी। हम लाहौर से कराची मोटरवे बना के गए, हमने अनगिनत, PKLI तो एक मंसूबा है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, अनगिनत मंसूबे लगाए। तो इनसे पूछा जाए ना, जो 4 साल इस असेंबली में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई, जिन्होंने ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस पास किए, सहाफियों को बेरोजगार किया, लोगों की आजादी इजहार राय छीनी, मुझे बताएं ना वो कौन सी गवर्नमेंट थी, वो कौन लोग थे और उन्होंने ये क्यों किया? हमारी तो पूरी की पूरी पहली लाइन जेलों में थी। किसी पे मंशियात डाल दी, किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग डाल दी, किसी की बेटी को पकड़ लिया, किसी की बहन को अंदर कर दिया। अंधाधुंध इंतकाम था। हम तो फिर भी आके हमने कोई सेम्बलेंस, कोई सैनिटी आई है। और 9 मई के वाकयात के बाद जरूर लोग गिरफ्तार हुए हैं, मगर 9 मई कोई मामूली वाकया है नहीं। अगर 9 मई का वाकया ना होता तो क्या इन पे ये जितने लोग 9 मई की दहशतगर्दी के वाकयात में गिरफ्तार हैं होते? कभी ना होते। और तोशाखाना भी इन्होंने खुद किया। हमने तो नहीं कहा था कि आप दावे बड़े बड़े करें और आपकी बेगम अपनी फरा गोगी के साथ मिलके ब्लैक मार्केट में इन चीजों को बेचते। हमने कतई नहीं ये कहा था, ये तो आपने खुद किया है। अब जो जुर्म किया सजा तो मिलेगी। तो अगर कोई शख्स कत्ल कर दे, उसको इस बिना पे सजा ना दे कि वो सियासी लीडर है, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज़कियाकार हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब आपका। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, जो अनवारुल हक काकड़ साहब का निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर जब नाम सामने आया, आपके लिए भी उतना ही सरप्राइजिंग था ये सारा? क्योंकि जो सियासी हलकों की तरफ से नाम आ रहे थे या जो मीडिया पर ज़ेर गर्दिश थे, उनमें ये नाम शामिल नहीं था। बिल्कुल, मेरे लिए भी हैरान कौन है। मैं ज़रा थोड़ा सा खबरों से दूर हूँ और कट ऑफ हुआ हूँ, तो इतना मुझे खबरों से कोई ताल्लुक जो है मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन मैं अभी जब थोड़ा खबरों से दिलचस्पी तो नहीं कम हो रही न्याज़ी साहब? नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत दूर अफ्ताद इलाकों में, शुमाली इलाका जात में। अच्छा। लेकिन अपनी चॉइस से, जबरदस्ती नहीं। अच्छा। जबरदस्ती सैर नहीं करवाई जा रही आपको। तो मैं जो है ना अपनी चॉइस से, ठीक है। तो मैं मेरे लिए भी हैरान कौन है। देखें, मैं तो कहता हूँ जी कि एक लिहाज से तो जो मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि चॉइस हमेशा ही एस्टेब्लिशमेंट की होनी थी। अब किसको करते थे ये कोई ऐसी बात, इसके बारे में तयन करना बड़ा मुश्किल था। मुझे एक चीज बताएं ना, जब हम कहते हैं कल कॉलम छपे फ्राइडे को जाग में, तो मैंने कहा जी कि नाम वही होगा जो राजा रियाज देंगे। ये कल छपा हुआ मेरे कॉलम, जी। मैंने कहा नाम वही है। तो राजा रियाज को भी तो किसी ने फिर दिया होगा। तो यही मैंने कहा, क्योंकि राजा रियाज को
जो नाम दिया जाएगा शहबाज शरीफ साहब ने वही मानना है। बाकी ये जो कुछ कर रहे हैं जितना बदमाशी मर्जी कर लें, चाहे लेकिन ये उस बात की गारंटी तो नहीं है ना, ये नाम आप समझते हैं उस बात की गारंटी है कि इलेक्शन साफ होंगे, शफाफ होंगे। 2018 में भी जब निगरान वज़ीर आज़म आए थे जस्सी साहब, तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि इंतखाबात साफ होंगे, शफाफ होंगे, किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया था। लेकिन फिर RTS भी बैठा, नतीजे लेट भी हुए, बाद में सिलेक्टेड वज़ीर आज़म भी कहा गया इमरान खान को। तो ये आपको लगता है इस बात की गारंटी बनेगा कि इंतखाबात साफ शफाफ होंगे? देखिए, 2-3 बातें। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं कि मेरी नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट की थी। फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, तो इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। जितना असर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट का रहा है, शायद किसी और इलेक्टेड गवर्नमेंट में इतना नहीं रहा। जब तो क्या ख्याल है कि जब 2 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं वो बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के कुछ नहीं कर सकी, और इफेक्टिवली जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो कम से कम 100% उनके एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में रही है, तो क्या मजाल है कि निगरान हुकूमत किसी को पना दे? मैं कहता हूँ 3 तैनातियां जो है, इलेक्शन कमीशन, निगरान और जो नैब की चेयरमैन की, ये तीनों जो है अल्टीमेटली हिज मास्टर्स वॉइस होती है, एस्टेब्लिशमेंट वॉइस होती है। तो इसमें कोई मतलब हम एक अरसे से देख रहे हैं, पहले भी ये होता रहा, अब भी ये हो रहा है और आइंदा भी ये होगा। लेकिन अच्छी बात ये कि किसी ने एतराज नहीं उठाया इस नाम पे आज। मेरा ख्याल है कि अब किसी के पास गुंजाइश ही नहीं रही। हाँ, तो आप समझते हैं कि निगरान काबीना भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड ही होगी? अभी अता तारड़ साहब मेरे प्रोग्राम में थे और सियासी हल्के तो यही कह रहे हैं, इवन सियासतदानों से जब बात होती है वो यही कह रहे हैं कि हमारी ये ख्वाहिश भी है और होना भी ऐसे चाहिए कि जो काबीना के लोग हैं वो नॉन पॉलिटिकल लोग हों तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। पता नहीं वो होंगे या ना होंगे। देखें, एक चीज़ है कि हम इतनी तबाज़माई कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरा जो है बहस तमीज़ हो रही है, लेकिन कोई मैं बता मतलब कि जो चीज़ें इररिलेवेंट है मेरे नज़दीक, ये सारी के गैर मुतल्लका रहेंगे। अभी आप देख लें कि 9 मई के बाद इफेक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल कर रहे हैं? जितने लोग जो कुछ है, चाहे छापे मारे जा रहे हैं, चाहे अगर कोई एक होता है, कुछ जजेस को ऐसा फैसला करें और वो उसके मुताबिक ना हो जो उनकी हमारी ख्वाहिशात है, हमारी सॉल्यूशन की, तो कहा जाता है जी इस वक्त जुडिशरी उनके ज़रिए असर नहीं है। अगर कर दे तो गुमान होता है कि उसके ज़रिए असर। ये परसेप्शन बन चुका है, ये परसेप्शन बन चुका है कि जिसके हक में फैसला आ जाए वो कहते हैं कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट का जोर नहीं चलता, जिसके खिलाफ फैसला आ जाए वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के मैंने को हुआ। देखें, बात सिंपल ये है कि आपने कहा जी कि निगरान जो होते हैं, RTS बैठे या कोई बैठे, निगरान के ऊपर तो कहते हैं ना का मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की। निगरान का किसी ने नाम लिया कि RTS बैठे है? उस वक्त जो हमारे थे अमीरुल मुल्क थे, हमारे केयर टेकर चीफ नासिरुल मुल्क, किसी उनका नाम लिया? नासिरुल मुल्क, किसी ने नाम लिया उनका आज तक? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब डिस्कशन में भी नहीं आया, क्योंकि हर एक को पता है कि अगर बैठा था तो एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा के ऊपर और जनरल फैज़ अमीन के ऊपर आता था। अब भी इमरान खान साहब ने चूंकि इलेक्शन के अंदर जब उनका वजूद नहीं होगा तो जो कुछ होगा जूतों में दाल बंटनी है और हर एक को हिस्सा बकदर जुस्सा मिलना है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इलेक्शन 2024 के जनवरी फरवरी में हो रहा है। एक और भी बात मेरी सुन लें, अगर इमरान खान साहब को अदालतों ने कुछ भी रिलीफ दिया या ऐसा हुआ कि उन्होंने एसोसिएशन देखा कि जो इमरान खान साहब जो है उनको खातर खा जो है सजा नहीं मिल रही जो कि वो जिसको हकदार हैं, तो ये आप अभी से नोट कर लें कि ये मुल्क जो है फिर माशाल्लाह की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस दिन से चेयरमैन PTI
इमरान खान की जेल जाने की खबर आई है। उसी रात से रोज़ाना जेल के अंदर से उनको दी जाने वाली सहूलियात को लेकर कोई ना कोई खबर बाहर आ जाती है। सोशल मीडिया ने तो जैसे जेल में उनके ऊपर कैमरे फिक्स कर रखे हैं। सियासी मुखालिफिन ये साबित करने में लगे हुए हैं कि इमरान खान जेल की सौबतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हामी उन्हें जेल में भी दलेर साबित करने में लगे हैं। तहरीक इंसाफ के वकला तो उनके लिए अदालतों में सहूलियात मांग रहे हैं, जेल की क्लास बदलने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि इसके साथ अटक को अडयाला जेल से बदलने की दरख्वास्त भी की हुई है। तहरीक इंसाफ के वकला ने कल जब ये खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को खाने में जहर दिया जा सकता है, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल हुकाम ने आकर ये बताया कि उनके खाने को डॉक्टर पहले चेक करते हैं, फिर उनको दिया जाता है। सफाई सुथराई के मामलात के लिए भी तसल्ली दी और कीड़ों वाली खबर भी जो की गई थी उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जेल में इमरान खान के सेल को स्प्रे और सैनिटाइज़ किया जाता है। अदालत की तरफ से जेल हुकाम को मुलाकातों के लिए भी शेड्यूल बनाने का हुक्म मिला ताकि अहले खाना और वकला उनसे बासानी मिल सकें। अटक से अडयाला जेल मुंतकली के मामले पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि रश और सिक्योरिटी खदशात की वजह से चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखा गया है, जिस पर अदालत ने हतमी रिपोर्ट तलब कर ली है। नाजरीन, चेयरमैन PTI को जेल में मिलने वाली क्लास और सहूलियात अपनी जगह, लेकिन अभी हुकूमत की प्लानिंग को देखते हुए ये लग रहा है कि चेयरमैन PTI के जेल से बाहर आने के इम्कानात कम हैं। हालांकि उनके वकला पुरुमीद हैं कि वो चंद दिनों में बाहर होंगे। तोशाखाना केस में उनकी सज़ा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जल्द समाअत के लिए फ़िक्स करने की भी हिदायत की है, लेकिन अभी तक तारीख सामने नहीं आई है। अब सवाल उठता है कि अगर अगले हफ्ते में चेयरमैन PTI को हाई कोर्ट में पहली पेशी पर ही रिलीफ मिल जाता है, अगर मिल जाता है, तो क्या उनका जेल की सलाखों से पीछा छूट जाएगा या वही सलूक होगा जो अली मोहम्मद ख़ान के साथ हुआ या जो शहरयार अफरीदी के साथ हुआ, जिनको अदालत ने कई बार जेल से रिहा किया, लेकिन वो बाहर आते थे तो उनके लिए अगली जेल की गाड़ी तैयार होती थी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ 180 के करीब मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है। इनमें 2 दर्जन तो ऐसे केसेस हैं जिनमें इमरान खान को एन रिहाई के वक्त ही दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इन केसेस में 190 मिलियन पाउंड का अलकायदे ट्रस्ट केस, साइफर केस और सबसे बढ़कर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर कई केसेस में चेयरमैन PTI नामजद हैं, जिसमें चेयरमैन PTI को तमाम मंसूबे का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। हालिया दिनों में मुख्तलिफ अदालतों से उन केसेस में उनकी अबूरी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं, जिसके बाद दोबारा गिरफ्तारी का ज़ाहिर रास्ता साफ है। फिर ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन तक अंदर ही रहेंगे और नवाज शरीफ की तरह तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं, वकील हैं चेयरमैन PTI के शुएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपका। शुएब शाहीन साहब, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से, उनके खाने के हवाले से, और फिर एक दिन वकील ने आकर ये कहा बाहर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रात सुबह एक स्वीपर आता है, वो मीठी चीज़ें सुबह फेंक जाता है, फिर कीड़े आते हैं, तो इन सब चीज़ों को तो जेल हुकाम ने आज डिनाई कर दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि शाजिया, एक पहला जो इलीगल ऑर्डर किया है वो उस मुतासिब जज ने जो फैसला किया था, जो कि अभी तक सस्पेंड भी नहीं किया आमिर फारूक साहब ने, मुझे ये बताएं कि उसके अंदर लिखा हुआ है अडयाला जेल उनको रखा जाए, तो क्या वो इदारे, वो लोग जो ये फैसला करते हैं कि जी नहीं इनको अडयाला जेल नहीं रख सकते, तो क्या वो अदलिया और अदालत के हुक्म से बालातर हैं? ये किसका फैसला था कि उन्हें अडयाला नहीं अटक रखा जाएगा? जी, हुमायूं दिलावर का ये फैसला था कि इनको अडयाला में रखा जाए। तो अटक में रखने का फैसला फिर किसका था? है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो कौन है जो अदालतों से ओवर एंड अबव अथॉरिटी हैं, वो किनके हुक्म से आपने अडयाला जेल से तब्दील करके अटक जेल ले गए, या किन की ख्वाहिश थी कि उनको अटक जेल में रखा जाए? दूसरी बात यह है कि वो फैसिलिटीज जो जेल मैनुअल के मुताबिक और जो कानून और आइन के मुताबिक एक आम कैदी को मिल सकती हैं, वो उनको नहीं है। मुझे ये बताएं कि 180 से ज्यादा मुकदमात हैं, लेकिन लीगल एडवाइजर को, उनके वकील को, उनके काउंसिल को मिलने की इजाजत नहीं है, सिवाय मंडे वाले दिन सिर्फ चंद वकालतनामे साइन कराए थे और उनसे मुलाकात हुई। और हाई कोर्ट का हम आर्डर लेकर गए हैं हमारे 2 वकला साहबान, जब वापस आते हैं तो पता चलता है पीछे FIR कट गई उनके खिलाफ, और इल्जाम ये लगाया कि जनाब वो आए और 2 वकीलों ने निहत्ते पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ दी, जहां सिक्योरिटी का कहते हैं जी हाई अलर्ट सिक्योरिटी है वहां, और उनको वापस आने दिया गया।
और जो हमारा वकील, यंग वकील, उनको मिल के आया मंडे वाले दिन, ट्यूसडे को उनको FIA ने बुला के 8 घंटे हिब्स बेजा में रखा। और मुझे ये बताए ना, जो वकील अंदर मिल के आया उसको बजाते खुद इमरान खान ने किन शिकायत का वकील से इजहार किया? वो जो शिकायत हैं वो सारे सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हमने खुल के बताया हुआ है कि वो फैसिलिटीज नहीं है, कमरा गंदा है और वहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, बारिश का पानी अंदर आता है, ओपन वॉशरूम है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे 1 हफ्ता हो गया है, एक वकील को भी मिलने की इजाजत नहीं है। और जो कल वाला फैसला, लेकिन आज के ऑर्डर में तो कहा है कि कोई शेड्यूल बनाया जाए। सुने ना, पहले भी ऑर्डर कर दिया था। हाँ। वो ऑर्डर हाई कोर्ट का हम लेकर गए हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट ने और पुलिस ने इनकार कर दिया मिलने से। मुझे ये बताएं कि आज कंटेम्प्ट नोटिस क्यों नहीं दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि भाई आपका ऑर्डर तो पहले से मौजूद है कि वकीलों को मिलने दिया जाए। और यहाँ तो हम आए थे कि अडियाला जेल का हुक्म है, कानून और आइन के मुताबिक। ये कौन अथॉरिटी है जिसने ये चेंज कर दिया? और उस पे अभी तो आप अटक जेल की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तो ये ख्वाहिश है, वो इजहार भी कर चुके हैं कि उन्हें मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखा जाएगा। अभी तो हो सकता है ये ख्वाहिश भी पूरी करने पे कोई लगा हुआ हो। देखें, ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और इनकी फाशिस्ट हुकूमत का बिलाखिर खात्मा हो गया। और अल्लाह करे खात्मा बिलखैर तो इनका हो चुका है। पब्लिक में तो ये जाने का काबिल नहीं है जिस अंदाज से इन्होंने हुकूमत चलाई है और जिस तरह माशी तबाही पैदा की है, जिस तरह लोगों के ऊपर जुल्म और सितम रवा रखा है। ये सब लोगों के सामने है, तारीख इनको याद रखेगी। लेकिन मैं आगे लेके जा रहा हूँ, जो भी ये कहना चाहते हैं करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि काम कैदी को जेल मैनुअल के मुताबिक, भाई ये जो इजाजत है घर से खाना मंगवाने की वो नहीं है, नहीं मिल रही और उस पर कोई हुक्म नहीं किया चीफ जस्टिस साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले ने। दूसरी बात, उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं की। पहले ऑर्डर ये किया हुआ था, इनका ऑर्डर लेकर गए थे वकील, उनके खिलाफ ऊपर से पर्चे हो गए। तीसरी बात यह है कि वकीलों को जितना हरास किया जा रहा है इदारों की तरफ से वो सब पता है। अदालत को हमने एप्लीकेशन भी दी है, वर्बली भी बताया है। फिर नेक्स्ट बात यह है कि जो चीज हम मांगने गए थे वो तो अदालत ने हमें दी नहीं है। तो ये इधर उधर की बातें करके नहीं जी, वो ये कह रहे हैं कि आपको सब फैसिलिटीज है। भाई उनके कहने से कौन बताएगा, डिटर्मिनेशन कौन करेगा, उसको चेक कौन करेगा? भाई हमें मिलने ही देंगे तो हमें बताएंगे ना, वो हमारा क्लाइंट या खान साहब बताएंगे। भाई हमें मिलने ही नहीं दिया जा रहा, जो कि बुनियादी हक है। ये तो एक केस में, मेरी बात सुने ना शुएब शाहीन साहब, ये तो एक केस है ना जिसमें खान साहब अटक जेल गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लें अब ये जो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है, अगर इसमें उनको ज़मानत हो भी जाती है, आप देखें अब कहा जा रहा है कि साइफर का मामला इतना अब इतने ख़तरनाक फेज़ में आगे दाखिल हो चुका है, वो जो इंटरसेप्ट की स्टोरी दोबारा बाहर आई, तो कि उसमें तो खान साहब को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। आप देखिए अली मोहम्मद खान साहब बाहर आते थे, रिहाई होती थी, पकड़ लेते थे। शहरयार अफरीदी को एक केस में रिहाई होती थी, दोबारा पकड़ लेते थे। इन पे तो अलकादे ट्रस्ट है, फिर 9 मई के वाक़यात हैं, फिर साइफर का मसला है, वो केस है। तो ये किस किस केस से बचते फिरेंगे खान साहब? पहली बात तो यह है कि साइफर के मामले में एक बात वाज़ेह हो गई। साइफर लीक होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान सुरखरू हो गया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस साजिश के तहत और साजिश के उस साइफर में उस कंटेंट में कोई नई बात तो नहीं थी, वो तो सारी बातें वही थी जो पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं। मुझे बताएं, अब तो ये वो आपके साफी और ये लोग कहते थे साइफर के कंटेंट्स में ऐसी कोई चीज नहीं है। आज तो मान लिया गया ना कि ये चीजें मौजूद हैं। किस तरह इक़्तिदार पे आए थे, किस तरह ये बेगर्स आर नॉट चूजर्स का नारा लेकर इक़्तिदार हासिल किया था। लेकिन बाद में यही इमरान खान थे ना जो कहते थे कि साजिश में अमेरिका मुलविस नहीं है, ये साजिश जनरल बाजवा ने यहाँ पे तैयार की है। एक उन्होंने इंटरनेशनल टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बात को उन्होंने मानी थी, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कहाँ से देखिए, उसको आप लैंग्वेज को, आप गुफ्तगू को इधर से उधर ले जाएं या उधर से इधर ले जाएं। बात यह है कि कौन कौन किरदार इसमें मुलव्विस थे, किस तरह से ये स्टार्ट हुआ और किस तरह इख्तिताम हुआ। साइफर के कंटेंट्स खुद बता रहे हैं कि कौन कौन इसमें मुलव्विस थे और किस अंदाज से ये उनको हटाया गया। सिंपल फार्मूला ये है, कौन कौन हैंडलर थे, कौन कौन साजिश में मुलव्विस है। इस पे तो आप कमीशन आज भी बना लें, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी तो लग सकता है। बात यह है, इस पर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगने की भी बात हो रही है। अब बातें अगर इनके मुकदमों में जान होती तो ये 180 मुकदमे ना बनाते। ये फाशिस्ट हुकूमत इनको इस एक हुमायूं दिलावर एक मुतासिब जज से
हक के दिफा ख़त्म करके ये मुकदमा ना ये जजमेंट लेते। इनके किसी मुकदमे में ये जो 9 मई वाली बात आप कर रही हैं, 9 मई वाले वाक़े पे 2 फैसले आ चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला GHQ के हमला केस के हवाले से आप पढ़ लें, और फरीद बलोच ने यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इमरान खान के अपने फैसले में ये साबित किया है कि एक शख्स जो अंडर डिटेंशन होता है उसको कैसे 109 में आप शामिल कर सकते हैं, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कानून और आइन के मुताबिक कोई चीज है ही नहीं उसमें। लेकिन मसला ये है कि जब आप इदारे, जब हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जब हमारे कानून का निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून इतना कंप्रोमाइज़ हो जाए कि हर हाल में हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इमरान खान को जेल में रखना ही रखना है कि जब तक इलेक्शन ना आ जाए, तो उसके लिए फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले खुद फैसला दिया कि उनको जब बताया गया कि वो जेल में हैं तो उन्होंने कहा कि इस केस में गिरफ्तार ना करें, बेल को एक्सटेंड कर दिया। लेकिन कैसे नीचे बशीर साहब ने और लाहौर हाई कोर्ट के, लाहौर के लोअर कोर्ट के जज ने, 2 लोअर कोर्ट के जजेस ने, सिंगल जज ने ये फैसला कर दिया जी, चूंकि वो आए नहीं, अदम पैरवी पे खारिज करते हैं। भाई अदम पैरवी पे कैसे खारिज कर सकते हो? कौन है जो जानबूझ के आपके पास ना पेश हो? वो तो जेल में है, वो पाबंद सलासल है, आप उधर से प्रोटेक्शन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब मेरे से। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।